बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर हमारा। ये वही मटेरियल है जो आपको ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। मैनेजमेंट ऑफ सैलिनिटी यूजिंग ड्रेनेज एंड सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, ये सैलिनिटी नहीं, यूजिंग ड्रेनेज एंड लीचिंग, ये मैं करेक्ट कर दूंगा। ये यहाँ पे वर्ड लीचिंग है, सैलिनिटी नहीं है। अच्छा, इस कोर्स में जैसा कि आपको थोड़ा बैकग्राउंड याद दिला दूं, तो हम यही पढ़ते रहे हैं कि पानी जो है उसमें साल्ट्स होते हैं इरिगेशन वाटर में। तो वो साल्ट्स को हम चेक करते हैं, ईसी मेजर करते हैं पानी की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो उतना ज़्यादा उसमें साल्ट्स होते हैं। ये चीज़ें आपको याद होंगी। अच्छा, इसके बाद कुछ कन्वर्जन यूनिट से अगर आपको याद हो कि टोटल सॉल्युबल साल्ट्स आर इक्वल टू ईसी मल्टीप्लाइड बाई 10, था ना ऐसा? टोटल सॉल्युबल साल्ट्स ईसी मल्टीप्लाइड बाई 10। इसी तरह अगर हम कहते थे कि ईसी को 720 मिलीग्राम से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है टोटल सॉल्युबल साल्ट्स इन मिलीग्राम पर लीटर। तो यूं हम कैलकुलेट कर लेते थे कि अगर एक फील्ड में एक साल में 15 सेंटीमीटर से की एक इरिगेशन है, तो हम कहते हैं फर्ज करें 10 इरिगेशन की आपने 150 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर इरिगेशन की, तो कितने साल्ट्स ऐड अप होंगे, ये कैलकुलेशंस आपने की थी। तो अब जो साल्ट्स का बिल्डअप हो जाता है ज़मीन में, उसको मैनेज कैसे करना है? तो याद रखें, जो सबसे इफ़ेक्टिव और पॉसिबल वे है साल्ट्स को रिमूव करने का, वो है कि उसको रूट ज़ोन से दूर भेज दें हम, लीच डाउन करा दें। तो इस लेक्चर में हम सारा वही डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ salinity control? It is to maintain an acceptable crop yield. वो तभी मुमकिन होगा जब पौधे को पानी मिलेगा। जब ज़मीन में साल्ट्स ज़्यादा होते हैं तो पानी का पोटेंशियल कम होता है और अवेलेबिलिटी कम होती है क्रॉप्स को, तो क्रॉप्स की यील्ड मुतासर होती है। So there are different management options for this purpose, but usually a practice of combination of different methods is used. तो एक है लीचिंग साल्ट्स आउट ऑफ द रूट जोन बिफोर दे बिल्ड अप टू लेवल्स दैट माइट अफेक्ट यील्ड। ये रूट जोन में जहाँ तक जड़ें जाती हैं वहाँ पर साल्ट्स को बिल्ड अप ना होने दें, हम लीचिंग करा दें, मतलब पानी लगाते रहें ताकि वो प्रोफाइल से दूर चले जाएं। दूसरा ये मेंटेनिंग एडिक्वेट सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी, ये पानी अवेलेबल रहे ताकि पौधों को कमी ना हो सके। अच्छा, इसके अलावा ड्रेनेज, लीचिंग एंड चेंजेस टू मोर salt tolerant crops are used to avoid the impact of long-term salinity buildup, but other cultural practices may also be needed to deal with possible short-term or temporary increases in salinity, which may equally be detrimental to crop yield. जिसमें ये कह रहे हैं कि ये तो दो तरीके हो, ड्रेनेज हो गई, लीचिंग हो गई, या हम ज़्यादा साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स लगाएं कि वो साल्ट्स को टॉलरेट करें। ये ऐसे मेथड्स हैं जो लॉन्ग टर्म सैलिनिटी को बिल्डअप को रोकते हैं, लेकिन कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस भी रिक्वायर्ड होती हैं इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। मींस कल्चरल प्रैक्टिसेस मींस जैसे हल चलाना या सॉइल के प्रोफाइल को मेंटेन रखना। Many cultural practices such as more frequent irrigation, land grading, timing of fertilization, and method of seeding make salinity management easier. तो ये वो different cultural practices हैं जो कि salinity management को better बनाती हैं। If there is a high level of salinity not resulting from water quality, a soil drainage and reclamation program may be needed, and short-term cropping changes may also need to be made.
अगर मतलब ज़्यादा सैलिनिटी है, पानी की क्वालिटी की वजह से नहीं है, कोई और वजह है, तो ड्रेनेज और रिक्लेमेशन प्रोग्राम की ज़रूरत है। ड्रेनेज मीन्स कि हम वाटर अप्लाई करके ड्रेन आउट करें। रिक्लेमेशन प्रोग्राम मीन्स जैसे हम साल्ट्स को रिक्लेम कैसे कर सकते हैं, कोई ऐसी क्रॉप्स लगाएं जो ज़्यादा साल्ट्स को अपटेक कर लें। ये एक किस्म की रिक्लेमेशन मेथड है। या ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स ऐड करते हैं, क्रॉपिंग चेंजेस करते हैं कि डिफरेंट क्रॉप्स को रोटेट करें ताकि सैलिनिटी को मैनेज किया जा सके। जी, तो यहाँ से अब हम डिस्कस करते हैं। ये 2 तरीके अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। एक तो ड्रेनेज और दूसरा लीचिंग। अच्छा, ड्रेनेज का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा जो पानी सॉइल प्रोफाइल में होता है या सॉइल की सरफेस पे होता है। ये बेसिकली इरिगेटेड एग्रीकल्चर में ज़्यादा इशू होता है, जहाँ पे हम फ्लड इरिगेशन करते हैं या जैसे बारिशें होती हैं, या बेसिकली फ्लड इरिगेशन के रिजल्ट में जहाँ पे अनकंट्रोल्ड वाटर टेबल होता है, तो विद इन 1 to 2 मीटर्स जो ग्राउंड सरफेस में वाटर टेबल आ गया, तो ऐसे जगह पे ड्रेनेज प्रॉब्लम होता है और साल्ट्स का बिल्डअप ज़्यादा होता है सॉइल में। तो यहाँ पे क्या करना है, हम इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करेंगे, कल्चरल प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे कि पानी वहाँ से रिमूव हो जाए या 2 मीटर से ज़्यादा गहराई में चला जाए। दूसरा, एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट्स जो हैं वहाँ पे पुअर ड्रेनेज होती है और जो वाटर टेबल है वो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है सेफ डेप्थ तक, मींस एटलीस्ट 2 मीटर से ज़्यादा डीप हो, तभी जाके ड्रेनेज प्रॉब्लम करेक्ट होगा। जो दूसरा अब तरीका है सैलिनिटी कंट्रोल बाय लीचिंग। जब ज़मीन में साल्ट्स ज़्यादा हो जाएं, बहुत ज़्यादा साल्ट्स हो जाएं, तो मैंने पहले भी कहा कि उसका सबसे इफ़ेक्टिव तरीका ये है कि हम ज़्यादा पानी लगाएं ताकि साल्ट्स रिमूव हो जाएं प्रोफाइल से। अब वो कितना पानी लगाना है, इतना कि क्रॉप्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो और उससे एक्स्ट्रा पानी हो ताकि वो उसको साल्ट्स को रिमूव कर सके। यही बात यहाँ लिखी है, when the buildup of soluble salts in the soil becomes or is expected to become excessive, the salts can be leached by applying more water than that needed by the crop during the growing season. This extra water moves at least a portion of the salts below the root zone by deep percolation. Leaching is a key factor in controlling soluble salts brought in by the irrigation water. तो ये लीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सॉल्युबल साल्ट्स को कंट्रोल करने में रिक्वायर्ड है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही हम इरिगेशंस करते रहते हैं तो साल्ट्स का बिल्डअप होता रहता है ज़मीन में। तो लीचिंग जो है वो हमेशा इक्वल या ज़्यादा होनी चाहिए कि जो हम पानी अप्लाई कर रहे हैं क्रॉप्स को ज़रूरत है उससे ज़्यादा पानी अप्लाई करें ताकि लीचिंग होती रहे और साल्ट्स का बिल्डअप ना हो। तो इसके लिए एक प्रॉपर टर्म यूज़ होती है, लीचिंग रिक्वायरमेंट। मीन्स कितना पानी हमने अप्लाई करना है, तो उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन है और मेथड है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम ड्रेनेज और लीचिंग से कैसे करेक्ट कर सकते हैं। देयर आर टू थिंग्स, ड्रेनेज एंड लीचिंग। तो उसमें एक चीज़ आ गई थी लीचिंग रिक्वायरमेंट, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि लीचिंग रिक्वायरमेंट का फार्मूला जो वो हम कल करेंगे। दैट इज लीचिंग रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन। इसका जो फार्मूला सिंपल, एल आर इज इक्वल टू ई सी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 5 इंटू ई सी ऑफ ई माइनस ई सी डब्ल्यू। इसमें दो चीजें कंपल्सरी हैं, ई सी ऑफ डब्ल्यू मीन्स ई सी ऑफ द वाटर। ये हम मालूम कर सकते हैं, जो भी इरिगेशन वाटर होगा उसकी लैब में हम इसी की वैल्यू मालूम कर लेंगे। अच्छा, ये जो दूसरी चीज है इसी ई
It means the average soil salinity tolerated by the crop, कि कितनी ईसी आप चाहते हैं सॉइल की कि वो कोई क्रॉप टॉलरेट कर सके। अच्छा, ये हर क्रॉप की डिफरेंट होगी। इसका डाटा मिल जाता है कि मेज़ ग्रो करनी है तो मेज़ कितनी ईसी टॉलरेट कर सकती है, व्हीट ग्रो करनी है तो व्हीट कितनी ईसी टॉलरेट कर सकती है। इसके लिए डिफरेंट डाटा अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे भी और एफएओ की वेबसाइट पे भी। सो दीज टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये है नेक्स्ट आप नोट्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक ग्राफ सा मिलेगा, यूं ग्राफ बना हुआ है। इसमें ईसी डब्ल्यू की वैल्यू है और इसमें ईसी ई की वैल्यू है। तो यहाँ आप देखेंगे डिफरेंट लाइंस हैं। ये लाइंस एक्चुअली शो करती हैं यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स के टॉलरेंस लेवल्स हैं कि सेंसिटिव क्रॉप्स, मॉडरेटली सेंसिटिव क्रॉप्स, उसके बाद मॉडरेटली टॉलरेंट क्रॉप्स, टॉलरेंट क्रॉप्स एंड अनसूटेबल मीन्स जो 10 ईसी पे जो कोई क्रॉप बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इन सारी क्रॉप्स के लिए लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या-क्या हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हम कहते हैं कि ईसीई, ये नॉर्मली बताया जाता है कि 100% यील्ड पोटेंशियल के लिए, कि 100% यील्ड हमने अगर लेनी है तो क्रॉप कितनी ईसी को बर्दाश्त कर सकती है, उसकी बेस पे हम लीचिंग रिक्वायरमेंट मालूम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो टोटल पानी रिक्वायर्ड है, एक तो क्रॉप की डिमांड का और दूसरा लीचिंग रिक्वायरमेंट का, वो कैसे मालूम करेंगे। ये याद रखिए, पहले भी कल भी हमने डिस्कस किया था कि लीचिंग रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि इतना पानी हमने अप्लाई करना है कि साल्ट्स को भी लीच डाउन करे और क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल कर सके। तो दोनों चीजें कैलकुलेट करना जरूरी है। फर्स्ट वाज लीचिंग रिक्वायरमेंट एंड सेकंड क्रॉप की डिमांड कैसे पूरी हो सकती है। सो टोटल एनुअल वाटर डेप्थ दैट नीड्स टू बी अप्लाइड टू मीट क्रॉप डिमांड एंड लीचिंग रिक्वायरमेंट, उसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि टोटल वाटर रिक्वायरमेंट। उसके लिए फार्मूला है AW इज इक्वल टू ET डिवाइडेड बाय 1 माइनस LR। अब यहाँ पे आ जाए, AW मीन्स डेप्थ ऑफ अप्लाइड वाटर, कि कितना पानी चाहिए हमें। ET मीन्स टोटल एनुअल क्रॉप वाटर डिमांड, ET टोटल एनुअल water demand, and LR is the leaching requirement that is expressed as a fraction, leaching fraction। काफी बुक्स में जो है लीचिंग फ्रैक्शन और लीचिंग रिक्वायरमेंट्स ये इंटरचेंजेबली यूज होता है। जहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद ये जो मैंने अभी आपको फिगर बनाई, ये फिगर आपको मिलेगी नोट्स में। उसमें डिफरेंट क्रॉप्स की लीचिंग रिक्वायरमेंट बताई गई है। फिर है टाइमिंग ऑफ लीचिंग। टाइमिंग ऑफ लीचिंग क्या-क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं। एग्जांपल 3 लीचिंग रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन। ये अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आप उसमें हेल्प करते जाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि मेज क्रॉप वाज इरिगेटेड बाय फरो इरिगेशन। मेज क्रॉप है और जो वाटर है उसकी इसी इज 1.2 डेसिसीमल पर मीटर। क्रॉप की जो एवापोट्रांसपिरेशन है दैट इज 800 मिलीमीटर पर सीजन। और इरिगेशन एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो है वो 0.65 है।
मीन्स 65% एफिशिएंसी है हमारे इरिगेशन सिस्टम की। तो जो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी? दैट मस्ट बी 800 multiplied by 800 divided by 0.65, so that is 1230 मिलीमीटर पर सीजन। तो ये टोटल वाटर रिक्वायरमेंट है। 800 मिलीमीटर एवापोट्रांसपिरेशन थी, इरिगेशन एफिशिएंसी 0.65 है, सो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट इज 1230। अब क्वेश्चन ये है कि कितना पानी चाहिए कि लीचिंग पॉसिबल हो। अब हम आगे इसी को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास अब आ गया EC ऑफ W इज 1.2 ECE। ये वो चीज़ है जो क्रॉप की 90% अब 90% के यील्ड के लिए क्रॉप उसको टॉलरेट कर सकती है, दैट इज 2.5 डेसिसीमन पर मीटर। मेज क्रॉप 90% यील्ड के लिए इतनी EC टॉलरेट कर सकती है। अगर हम कहते हैं ना 100% यील्ड के लिए कितनी करेगी, तो दैट इज 1.7 डेसिसीमन पर मीटर। ये दोनों तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 100% यील्ड चाहिए तो इतनी EC होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे आ जाते हैं हमारे कैलकुलेशन की तरफ। सो फर्स्ट इज लीचिंग रिक्वायरमेंट, दैट इज इक्वल टू ECW डिवाइडेड बाय 5 ECE minus ECW. So ECW is 1.2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ आप पे डिपेंड करता है आप उसको 90% के लिए कैलकुलेट करते हैं या 100% के लिए कैलकुलेट। फर्स्ट पे 100% के लिए करते हैं। 5 into 1.7 minus 1.2, so ये आंसर आता है 0.16, that is the leaching requirement. So actual amount of water to be applied to supply both crop evapotranspiration and leaching can be found। अब टोटल पानी कितना चाहिए कि क्रॉप की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो और लीचिंग भी पूरी हो, वो हम कैलकुलेट करते हैं AW। ये जो सेकंड फार्मूला था दैट इज ET डिवाइडेड बाय 1 माइनस LR। ET कितनी थी ये हमने बताया 800 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.16। तो ये जो आंसर आएगा कैलकुलेट करें, दैट इज मिलीमीटर पर सीजन। ठीक हो गया। अब क्योंकि ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगी कि इतना पानी चाहिए। अब अगर पिछली स्लाइड्स आप देखेंगे तो उसमें जब हमने क्रॉप की रिक्वायरमेंट देखी थी तो वो दैट वाज 1230 मिलीमीटर पर सीजन। इरिगेशन एफिशिएंसी को देखते हुए, और जो 1230 है वो इस आंसर से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि हम जितना अप्लाई कर रहे हैं पानी वो लीचिंग रिक्वायरमेंट से भी एक्सेस में है और क्रॉप के लिए भी पूरा है। तो इस मेथड से हम नेक्स्ट कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो हम हल कर सकते हैं।